तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य भाग 4A को देख लिया था। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट चैप्टर भाग 5 को देखेंगे। भाग 5 को देखने से पहले हम लोग भारत में प्रशासन के स्तर को अगर देख ले तो भारत में प्रशासन के स्तर 3 प्रकार के स्तर हैं। एक तो केंद्रीय प्रशासन हो गया, राज्य प्रशासन हो गया और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन को अगर हम लोग देखेंगे तो केंद्रीय प्रशासन हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 5 में रखा गया है, भाग 5 में है। और ये अनुच्छेद कहाँ से, तो ये 52 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेद में केंद्रीय प्रशासन को रखा गया है। और वहीं पर अगर हम लोग देखें तो भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक यहाँ पर राज्य के प्रशासन के स्तर को रखा गया, मतलब राज्य कैसे कैसे प्रशासन कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम लोग स्थानीय प्रशासन को देखें तो स्थानीय प्रशासन 2 प्रकार से हम लोगों को पता है कि पंचायत, एक पंचायत है और एक हम लोगों का नगरीय निकाय। पंचायत को अगर हम लोग देखें तो पंचायत जो है 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को लाया गया था पंचायत, और ये प्रभावी 1993 से हुआ था। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और यहीं पर 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जो कि पीवी नरसिम्हा राव के समय हुआ था, वो और नगरीय निकाय को लाए थे और दोनों 1993 से क्या हुए थे, प्रभावी हुए थे। पंचायत को भाग 9 में रखा गया है और नगरीय निकाय को भाग 9 में रखा गया है। और यहाँ पर इसके भी अनुच्छेद को अगर हम लोग देखें तो ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 ए से लेकर के ओ तक रखा गया है और नगरीय निकाय को 243 अनुच्छेद 243 पी से लेकर के जेड तक रखा गया है, जेड जी तक होता है। तो यहाँ पर पंचायत के मतलब प्रशासन के स्तर को हम लोगों ने देखा तो केंद्रीय प्रशासन है जो कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक रखा गया है। और राज्य के प्रशासन स्तर को देखें तो हम लोग भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक रखा गया है। वहीं पर स्थानीय प्रशासन जो है पंचायत और नगर पालिका में देखा जा सकता है। पंचायत जिला पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ये सब में। और नगरीय निकाय नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम होते हैं। तो ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74वां में लाया गया था, जिसमें इसको भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर के कहाँ रखा गया, ओ तक रखा गया और नगरीय निकाय को अनुच्छेद 243 पी से जेड तक में रखा गया। बट हम लोग भाग 5 को अगर देखें तो भाग 5 में हम लोगों को केंद्रीय प्रशासन पढ़ना है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। तो केंद्रीय प्रशासन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हम लोग 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका और हम लोग कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल मतलब नियंत्रक महाभिलेखा परीक्षक। अब यहाँ पर हम लोग कार्यपालिका को देखें तो ये हम लोग कार्यपालिका को अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। विधायिका को 79 से लेकर के हम लोग किसमें 123 तक हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह आते हैं वो कहाँ तक चल जाएगा, 124 से लेकर के 147 तक। और वहीं पर कैग को अगर देखें तो ये अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक लास्ट यहीं पर हम लोगों को भाग 5 में देखना है। कौन, कैग को देखना है। वहीं पर अगर हम लोग कार्यपालिका में देखें तो कार्यपालिका हम लोग जानते हैं इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब आ जाते हैं। और विधायिका में अगर देखें तो संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, संसद, बजट वगैरह ये सब हम लोग देखेंगे। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के पावर्स वगैरह देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का गठन देखेंगे। वहीं पर अगर हम लोग कार्यपालिका को देखें तो कार्यपालिका को फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करें, कार्यपालिका को फिर से अगर हम लोग डिवाइड करें तो एक तो हम लोग राष्ट्रपति में कर सकते हैं, राष्ट्रपति। एक हो गया हमारा उपराष्ट्रपति और एक हो जाएगा हमारा कौन सा, प्रधानमंत्री। अब हम लोग राष्ट्रपति को अगर फिर से देखें तो ये हम लोगों को अनुच्छेद 52 से लेकर के हम लोगों को 62 तक देखने हैं। 52 से लेकर राष्ट्रपति को कहाँ देखना है, 62 से देखना है, 62 तक देखना है। और उपराष्ट्रपति जो होगा 63 से लेकर कहाँ तक देखना होगा, तो 70 तक हम लोग देखेंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री को अगर देखें तो प्रधानमंत्री हमारा 74 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 78 तक हो जाएगा। यहाँ पर 3 आर्टिकल छूट रहे हैं। 3 आर्टिकल कौन से छूट रहे हैं, तो यहाँ पर 71, 72 और
73 आर्टिकल क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं। तो 71, 72, 73 को हम लोग ऐसे ही देख लें तो 71 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद को, मतलब उसके चुनाव के विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है, हम लोग आगे देखेंगे। और 73 में बोला गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का मतलब विस्तार कर सकता है मंत्रिपरिषद वगैरह के। तो यहां पर हम लोग फिर से समझ गए कि केंद्रीय प्रशासन को 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और कैग में। कार्यपालिका को फिर से अगर फर्दर डिवाइड करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम लोगों को देखना है। तो हम लोग आज आर्टिकल 52 और 53 को देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 54 और 55 थोड़े से ब्रॉड है, मतलब ये सब लंबे लंबे आर्टिकल्स हैं। तो हम लोग 52 और 53 को देख लेते हैं आर्टिकल। अगर हम लोग भाग 5 को देखें तो भाग 5 में हम लोग सबसे पहले राष्ट्रपति को खत्म कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो राष्ट्रपति कहां से कहां तक होगा, अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक होगा। और हम लोगों को पता है कि भाग 5 जो है वो कहां से है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में रखा गया है, अनुच्छेद 151 तक में रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति को देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति में 3 आर्टिकल को अगर हम लोग देखें, 3 आर्टिकल को तो पकानी ऐसे करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं। तो प से हो जाएगा आपका पद, और यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति, मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति की क्या हो जाएंगे, कार्यपालिका शक्ति, और ये हो जाएगा निर्वाचक मंडल, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ पर पद हो गए, यहाँ पर शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, और यहाँ पर फिर से देखेंगे तो ये निर्वाचक मंडल हो जाएगा, निर्वाचक मंडल। तो हम लोग पहले पद को देख लेते हैं और कार्यपालिका शक्ति देख लेते हैं। तो पद में ये बोला गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, मतलब यहाँ पर इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल 52 में कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। मतलब यहाँ पर सीट वैकेंट नहीं हो सकती। सीट क्या नहीं हो सकती, वैकेंट, मतलब सीट क्या नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रपति का जो सीट होगा वो कभी भी खाली नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या करते हैं, 25 जुलाई से पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये टेन्योर अलग अलग चेंज होते रहता है हर बार, बट अभी 25 जुलाई का टेन्योर चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे 25 जुलाई 2017 में ये जब रामनाथ कोविंद आए थे, मतलब इस दिन शपथ ग्रहण किए थे, उससे पहले अगर हम लोग देखें तो 20 जुलाई को ही इनका क्या हो चुका था, काउंटिंग, मतलब इसके इलेक्शंस हो चुके थे और 20 जुलाई को ही काउंटिंग हो चुका था। ये हम लोग रामनाथ कोविंद जो जानते हैं, रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट थे, और वो भी 14वें प्रेसिडेंट थे, मतलब 14 नंबर के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ये 25 जुलाई 2017 को। यहाँ पर फिर से देखेंगे तो इनका जो टेन्योर होगा वो कहाँ तक होगा, 22 तक होगा, 2022 तक होगा। उससे पहले 25 जुलाई से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इलेक्शन करवा लेना पड़ेगा। मतलब ये सीट कभी भी वैकेंट नहीं रह सकती। और ये सीट वैकेंट क्यों नहीं रहती, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, इंडिया के क्या होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए सीट भी वैकेंट नहीं हो सकती। और ये सैन्य प्रमुख भी होते हैं, सैन्य प्रमुख, ये क्या होते हैं, सैन्य प्रमुख भी होते हैं। इस कारण से आर्टिकल 52 में पहले बोल दिया गया है कि ये सीट कभी वैकेंट नहीं रहेगी। आर्टिकल 53 में अगर देखेंगे तो कार्यपालिका शक्ति, मतलब राष्ट्रपति के का कार्यपालिका शक्ति, मतलब राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। राष्ट्रपति को अगर हम लोग फिर से अच्छे से थोड़ा सा समझें तो राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रमुख होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको देखने से पहले हम लोग शासन की प्रणाली अगर देख लें, शासन की प्रणाली देख लें, यहाँ पर देखेंगे शासन की प्रणाली को अगर देखें तो यहाँ पर हम लोगों को पता है एक संसदीय शासन होता है, संसदीय शासन प्रणाली होता है, और एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है। यहाँ पर देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली क्या होते हैं, तो यहाँ पर दो प्रमुख होते हैं, जिसमें पावर जो होता है, पावर एक के पास होता है, पावर किसके पास होता है, एक के पास होता है, यूज क्या करते हैं, कोई दूसरा करता है। मतलब पावर, मतलब संसदीय प्रणाली में दो प्रमुख होते हैं, दो क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, जिसमें पावर एक के पास होता है और यूज दूसरा करता है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में पावर
पावर जो होता है वो एक ही के पास होता है और यूज भी वही करता है, मतलब यूज भी क्या करता है, वही करता है, पावर का यूज। यहाँ पर संसदीय प्रणाली को अगर हम लोग देखें तो ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाए हैं। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति का पद जो सबसे पहले लाया गया है, वो पद जो लाया गया है वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया है, राष्ट्रपति का पद लाया गया है। बट संवैधानिक प्रमुख जो है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। यूके में अगर हम लोग देखेंगे तो पावर जो होता है वो किसके पास होता है, तो महारानी के पास होता है। और यूज कौन करता है, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उस पावर का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर यूके में अगर देखेंगे तो महारानी जो है वो संवैधानिक प्रमुख होती है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और इसको औपचारिक प्रमुख भी बोल सकते हैं, औपचारिक प्रमुख भी बोलते हैं। मतलब राष्ट्रपति को हम लोग संवैधानिक प्रमुख और औपचारिक प्रमुख बोल सकते हैं। और वहीं इसी प्रकार इंडिया में भी क्या किया गया है, इंडिया में भी एक राष्ट्रपति लाया गया है, जिसमें सारे पावर्स किस में निहित होंगे, तो राष्ट्रपति में होंगे, प्रेसिडेंट में होंगे। और यूज कौन करेगा, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री उसके यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर वास्तविक जो रियल पावर होते हैं वो किसके पास होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक रियल पावर होता है। और औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 को अगर हम लोग देखें, आर्टिकल 53 को देखें तो यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्य, मतलब राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। यहाँ पर मैं अध्यक्षात्मक प्रणाली में ये बताना भूल गया था कि यूएसए के पास यहाँ पर पावर, अच्छा बता लिया था, सॉरी। यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1960 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये यहाँ पर खुल करके मौखिक, यहाँ पर राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर का विवाद मौखिक रूप से चलता था, तो राष्ट्रपति यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुल करके बोलते थे कि संविधान में ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब राष्ट्रपति को पूरे मंत्रिपरिषद की बात माननी ही पड़ेगी। तो ये विवाद 1960 से चलते आ रहा था। तो इसको 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को हुआ था, हम लोगों को पता है, जिसमें इंदिरा गांधी ने 74A को जोड़ दिया था और बोला था क्या कि प्रेसिडेंट को मंत्रिपरिषद की बात माननी ही पड़ेगी। मतलब मंत्रिपरिषद की क्या करनी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। और यहीं पर देखा गया कि 44वां संविधान संशोधन जब 1978 को आया था, तब यहाँ पर एक और 74A में ही, ए में बोल सकते हैं या फिर ए में ही बोल सकते हैं, इसी में एक और वर्ड को जोड़ दिया गया था। क्या चीज, प्रेसिडेंट को तो मंत्रिपरिषद की बात माननी पड़ेगी, मगर यहाँ पर एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर दिया जाएगा, मतलब पुनर्विचार का मौका दिया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति को एक पुनर्विचार का वो दिया जा सकता है, मतलब कोई भी बिल उसको मंत्रिपरिषद को वापस भेजे, पुनर्विचार के लिए बोला गया था। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 52 और 53 क्लियर समझ आ गया होगा। अब हम लोग आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।